क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। तो शुरुआत गाजियाबाद के मुरादनगर में हुए हादसे से। शमशान घाट की छत गिरने से 27 लोगों की मौत हो गई थी। इसका मुख्य आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी अब गिरफ्तार हो गया है, जो हादसे के बाद से फरार था। इस बीच हादसे को लेकर यूपी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। मुआवजे की रकम बढ़ाने की मांग की गई थी। मेरठ हाईवे को भी कल 6 शव रखकर जाम किया गया था, उसमें भी इजाफा किया गया है। और साथ ही क्या कुछ कदम राज्य सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, किस तरह से ठेकेदार हुआ गिरफ्तार, इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मुकेश सिंह सेंगर मौजूद हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। मुकेश, मुआवजा 2 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, और ये जो आरोपी है, जो ठेकेदार, वो किस तरह से गिरफ्तार हुआ और क्या क्या कदम उठाए गए हैं? देखिए शारिक, कल हमने देखा कि जो लोग मारे गए थे इस हादसे में मुरादनगर में, उनके परिवार वालों ने 6 शव दिल्ली मेरठ हाईवे पर रखकर जाम कर दिया था वहां पर, और करीब 6 से 7 घंटे वहां लंबा जाम लगा रहा। इन लोगों की मांग ये थी कि 15-15 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और घर के हर एक मेंबर को सरकारी नौकरी दी जाए। उसके बाद जो वहाँ के डीएम और एसएसपी हैं, उन्होंने लोगों से बात की, समझाया, लेकिन देर शाम फिर यूपी सरकार ने कहा कि जो लोग मारे गए हैं उनके परिवारों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा और परिवार के हर एक मेंबर को नौकरी दी जाएगी। उसके बाद ये लोग शव लेकर वहाँ से निकले हैं। इसके बाद फिर जो गाजियाबाद के एसएसपी हैं, उन्होंने जो अजय त्यागी, जो ठेकेदार है जिसने शमशान का लेंटर बनवाया था, उस पर 25,000 रुपये का इनाम रख दिया, क्योंकि घटना के बाद से वो लगातार गायब था। लेकिन इसी बीच देर रात ये जानकारी मिली कि वो गाजियाबाद से भागकर मुजफ्फरनगर पहुंच गया है, और वहां पर जो गाजियाबाद पुलिस की टीम थी उसने वहां जाकर उसको पकड़ लिया। उससे पूछताछ में जानकारी मिली कि वो मुजफ्फरनगर से दिल्ली आने की फिराक में था और दिल्ली से फिर वो कहीं और जाने की फिराक में था, लेकिन उसके पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पहले मुरादाबाद नगर निगम की जो ईओ हैं निहारिका सिंह, और जो जूनियर इंजीनियर हैं चंद्रकांत, और सुपरवाइजर आशीष को गिरफ्तार किया गया था। तो कुल 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर आशीष त्यागी, जो मेन एक्यूज है अजय त्यागी, जो ठेकेदार है, उसको टेंडर देने में किसका हाथ है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि जो मुरादाबाद नगर निगम के मेयर हैं, उनकी मेहरबानी से उसको ये टेंडर दिया गया, और 2.5 महीने पहले ही उसने लेंटर तैयार किया था, लेकिन इतनी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया कि वो लेंटर गिर गया, जिससे कि 27 लोगों की मौत हो गई। तो कुल मिलाकर इस घटना को लेकर कई बड़े सवाल हैं। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री ने जो मेन एक्यूज है अजय त्यागी, उस पर एनएसए लगाने का आदेश दिया है। शुक्रिया मुकेश। तो सवाल जो खड़े हुए, उसके बाद मौतों के बाद जो एक लकीर लंबी खिंची सवालों की, उन लकीरों को मुआवजे की रकम से मिटाने की कोशिश में राज्य सरकार, परिवार तक राहत पहुंचाने की कोशिश। अभिनेता सलमान खान के भाई सोहेल खान, अरबाज खान और सोहेल खान के बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह केस खार पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। तीनों पर आरोप है कि ये लोग 25 दिसंबर को दुबई से लौटे थे। इन्हें क्वारंटीन में होटल में रहने को कहा गया, लेकिन तीनों अपने घर चले गए। कोरोना को लेकर दिए गए गाइडलाइन का तीनों ने उल्लंघन किया। इस मामले पर मामला दर्ज किया गया। खार पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दाखिल किया गया है बीएमसी के मेडिकल ऑफिसर के तकरार के ऊपर। तकरार ऐसा था कि 3 व्यक्ति जो परदेश से वापस आए थे, उनको एक जगह क्वारंटीन होने के आदेश किया गया था, परंतु वो आदेश के उल्लंघन करते हुए अपने घर वापस चले गए। इसके वजह से कलम 188 आईपीसी और कलम 3 एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अंदर गुना दाखिल है और आगे की तपास चालू है। सुनील सिंह है हमारे साथ। सुनील, क्या इस तरह की एफआईआर होती रहती है, और ये मामला इसलिए रोशनी में आया है क्योंकि वो सेलिब्रिटी हैं? और एक छोटा सा सवाल और इससे जुड़ा था कि क्या वहां होम क्वारंटीन का जो रूल है वो वहां लागू नहीं होता? देखिए शारिक, जब से ब्रिटेन में नए स्ट्रेन का पता चला है, उसके बाद से आप जानते हैं कि ब्रिटेन से हिंदुस्तान की फ़्लाइट को भी बंद कर दिया गया, और यूरोप, मिडल ईस्ट से आने वाले जो भी यात्री हैं उनके लिए क्वारंटीन का एक प्रोटोकॉल बनाया गया है। तो आने के बाद उन्हें अपना 7 दिन उन्हें इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन, यानी कि होटल या दूसरे जगह पे रहना होगा, RT-PCR का टेस्ट कराना होगा, नेगेटिव आने पर वो घर जा सकते हैं। ये प्रोटोकॉल तय हैं और इसी के हिसाब से सब किया जा रहा है। लोग जो भी आ रहे हैं उनकी हिदायत दी जा रही है, उनको क्वारंटीन किया जा रहा है।
जो मुंबई के रहने वाले हैं और महाराष्ट्र के, और जो राज्य के बाहर के हैं उन्हें बाहर जाने दिया जाता है ताकि वो अपने राज्य में जाकर अपने हिसाब से वो क्वारंटीन हो सके। अब सवाल ये है कि जब तक जो तकरीबन 8 लोग महाराष्ट्र के पाए गए हैं, नए स्ट्रेन से के पॉजिटिव पाए गए हैं, और उसमें से 5 मुंबई के हैं, और अगर इस तरह से ये बढ़ता रहा तो आगे जाके स्थिति और ख़तरनाक हो सकती है। तो जैसा ब्रिटेन में फिर से लॉकडाउन करना पड़ा है, वैसे शायद यहाँ भी न करना पड़े, इसीलिए एहतियातन ये सब किया जा रहा है। पुणे के 109 जो ब्रिटेन से आए हुए भारतीय हैं वो अभी तक गायब है, उनका अता पता नहीं चल रहा है। ऐसे में जिस तरह का काम इन तीनों ने किया, खास करके अरबाज खान ने, सोहेल खान ने और उनके बेटे निर्माण खान ने, उन्होंने बताया कि हमने ताज लैंडसेंड जो बांद्रा में होटल है उसमें कमरा बुक किया है और वहाँ पर जाके क्वारंटीन रहेंगे, लेकिन वहाँ पर न जाकर वो अपने घर में चले गए और घर में रहने लगे। जब बीएमसी को ये पता चला तब उन्होंने मामले की जांच की, और जब सही पाया, सोहेल खान अपने घर में पाए गए, तब जाके खार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया और धारा 188 और 259 के तहत 69 के तहत मामला दर्ज करके सभी को फिर से क्वारंटीन कर दिया गया है इंस्टीट्यूशनल। सवाल ये है कि ये अगर इस तरह से प्रभावित लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो दूसरों को सबक मिलेगा। ये एक बहुत ज़रूरी था दिखाना शायद प्रशासन के लिए, इसीलिए उन्होंने इतना कड़ा रुख अपनाया और मामला दर्ज करा के फिर क्वारंटीन करवा जाके इंस्टीट्यूशन करवाया। यानी कि कानून का कोई उल्लंघन करेगा, कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेगा तो बड़ा हो छोटा हो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। शायद ये संदेश देने के लिए ही इस तरह का एक काम किया गया है, और इसके बाद में और फिर से सभी को क्वारंटीन कर दिया। कोई भी इस चीज़ को हल्के से न ले, कि कोरोना से लड़ना, कोरोना से बचाना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। शुक्रिया सुनील। तो जैसा अब ताज़ा अपडेट है उसके हिसाब से फिर से उन्हें वापस उसी होटल में क्वारंटीन कर दिया गया है जहां उन्हें पहले होना चाहिए था। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स मामले में एक दक्षिण भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री को गिरफ्तार किया। अभिनेत्री का नाम श्वेता कुमारी है। कल दिन भर हुई पूछताछ के बाद श्वेता कुमारी को गिरफ्तार किया गया। एनसीबी के मुताबिक अभिनेत्री मीरा रोड इलाके में होटल पर छापे के दौरान मिली थी। एनसीबी की टीम चांद शेख नाम के आरोपी की निशानदेही पर होटल में सईद नाम के आरोपी को पकड़ने गई थी। पुलिस को सईद तो नहीं मिला, लेकिन उसके कमरे में अभिनेत्री मिली। 27 साल की श्वेता कुमारी हैदराबाद की रहने वाली है। इनकम टैक्स की टीम ने आज रॉबर्ट वाड्रा के दफ्तर जाकर उनसे पूछताछ की, यानी वो पूछताछ आज 2 बजे होनी है। कल ये पूछताछ हुई थी। रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी से जुड़ी कुछ बेनामी संपत्तियों को लेकर आयकर विभाग की टीम उनका बयान लेने कल दिल्ली के सुखदेव विहार स्थित दफ्तर पहुंची थी। आयकर विभाग ने पहले ही बयान दर्ज कराने के लिए समन किया था, लेकिन तब उन्होंने कोरोना महामारी का हवाला देकर बयान नहीं दर्ज करवाया। कल पूछताछ के बाद वाड्रा ने कहा कि उन्होंने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं, लेकिन आयकर विभाग आज दिन में 2 बजे पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा के सुखदेव विहार दफ्तर फिर से जाएगी, जहां आगे की पूछताछ होगी। अगर आएंगे दोबारा आंसर कर लेंगे यार, कोऑपरेट तो करना। जो उनको लगा लास्ट 5-7 साल में जो भी मेरे काम है उनके बारे में जो उनकी क्वेरीज थी वो सारे आंसर कर दी, और कुछ ऐसे पर्टिकुलर नहीं है जो पूछताछ। अरे वो तो ठीक है, चलेगा, वो बैठेंगे, हर चीज पूछेंगे लास्ट 10-15 साल से। उमर खालिद से जुड़ी खबर। चार्जशीट को लेकर उमर खालिद ने एक याचिका दायर की है। जेल में कंप्यूटर में चार्जशीट पढ़ने के लिए उसने ये याचिका लगाई। उसने कहा कि मुझे अब तक चार्जशीट की कॉपी नहीं मिली। पुलिस ने मीडिया में चार्जशीट लीक कर दी है। उमर खालिद ने यह आरोप लगाया, यह मेरे निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है। 19 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। झारखंड की राजधानी रांची के पास ओरा मांझी में 18 से 22 साल के बीच की एक लड़की का सिर कटा शव मिलने के बाद विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया। आशंका जताई जा रही है कि हत्या से पहले लड़की के साथ रेप हुआ और उसके साथ बर्बरता भी की गई। पुलिस ने लड़की की पहचान के लिए कुछ पहचान चिन्ह जारी किए हैं। साथ ही आरोपियों के बारे में बताने वालों के लिए इनाम की घोषणा भी की है। सोमवार को मुख्यमंत्री को भी घटना से नाराज प्रदर्शनकारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। मृतका का शव रविवार को मिला था।
डेड बॉडी तो ऐसा देखने से लगा कि वहां पे हत्या नहीं किया गया, कहीं दूसरी जगह से या तो गर्दन उधर दबा के लाया गया और वहां पे फेंक दिया गया। बहुत कम ही वहां ब्लड गिरा हुआ था। बहुत तलाश किया गया, आज भी तलाश हम लोग जारी है कि सर उनका मिले ताकि हम लोग पहचान कर सके कि वास्तव में ये लेडी कौन है और कहां से ये आई हुई थी। विभत्स घटना है और हम लोग लगे हुए हैं, सीनियर पदाधिकारियों का भी इसमें हम लोग का मार्गदर्शन मिला है। उम्मीद जल्दी ही इसका खुलासा होगा कि जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उनके वो पुलिस के कब्जे में वो लोग आएंगे। 2008 मालेगांव बम धमाके मामले में अदालत में बार बार बुलाने के बाद भी इस मामले की आरोपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर अदालत में हाजिर नहीं हुई थी। हालांकि अब जाकर हाजिर हुई। खराब सेहत का हवाला देने पर अदालत ने रोजाना आने से छूट देते हुए बुलाने पर हाजिर होने का आदेश दिया। सोमवार को एनआईए की विशेष अदालत में 2 आरोपियों को छोड़कर सभी प्रमुख आरोपी पेश हुए। मालेगांव 2008 बम धमाके की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बार बार के आदेश पर आखिरकार अदालत में हाजिर हुई। तकरीबन आधे घंटे बाद ही बाहर निकलकर अपने अंदाज में उन्होंने कांग्रेस पर उन्हें फंसाने का आरोप लगाया। जो पिछली डेट थी, ठीक इसके पहले वाली डेट थी, उस समय मैं एम्स में एडमिट थी। मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ, मुझे कई तकलीफें हैं, जो कांग्रेस की देन है उससे मैं ठीक हो रही हूँ। जो और भी हैं उसमें तो किसी के यहाँ कोई दुर्घटना हुई है, इसलिए वो नहीं उपस्थित हो पाए तो कोर्ट ने अगली डेट दी। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव बम धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी। पहले एटीएस फिर एनआईए की जांच के बाद मई 2016 में मुकदमा शुरू हुआ, लेकिन अभी तक सिर्फ 143 गवाह ही पेश हो पाए हैं। पुणे से चलकर मुंबई में अदालत की हर सुनवाई में हाजिर रहने वाले आरोपी समीर कुलकर्णी का कहना है कि ये उन जैसे बेगुनाहों के साथ अन्याय है। 2020 में यह मुकदमा खत्म होने वाला था और हमने जज साहब को कहा कि 10-10 ऑर्डर हो चुका है, ट्रिपल बेंच का, डबल बेंच का, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का 10-10 ऑर्डर हो चुका है। जिंदगी में सब कुछ मिलता है पर वक्त जिंदगी का वापस नहीं मिलता है। जज ने भी प्रोसिक्यूशन को कहा कि एक से ज्यादा विटनेस लेके आओ। सोमवार को भी सुनवाई के दौरान 2 आरोपी अदालत में नहीं आए। एक आरोपी के वकील के घर अनहोनी से सुनवाई टल गई। अंग्रेजी में कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मालेगांव 2008 बम धमाके में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। साल 2008 में हुआ बम धमाका आज 12 साल बाद भी अंजाम तक नहीं पहुंच पाया है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब वक्त है क्राइम न्यूज रैप का। मुंबई में ईडी के दफ्तर में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से कल करीब 4 घंटे पूछताछ चली। वर्षा राउत को पीएमसी बैंक घोटाले में एक आरोपी प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत से लिए गए 55 लाख रुपए का हिसाब देना था। ईडी जानना चाहती है कि वर्षा राउत ने जो लोन लिया था उसका सोर्स क्या था। वर्षा राउत को इससे पहले भी ईडी ने 29 दिसंबर को पेश होने पर समन जारी किया था, लेकिन तब उन्होंने 5 जनवरी तक का वक्त मांगा था। मुंबई के मलाड पश्चिम में हत्या और आत्महत्या का मामला सामने आया। एक युवक ने पहले एक लड़की को गोली मार दी और फिर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और दोनों को लेकर जानकारी जुटा रही है। पुलिस को शक है कि मामला प्रेम संबंध में आए तनाव का हो सकता है, जिसका अंत दर्दनाक रहा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 नाबालिग समेत 3 लोगों को नए साल के मौके पर एक बेकरी में तोड़फोड़ और मालिक के साथ मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया। दहशत फैलाने के लिए एक नाबालिग ने हवा में गोली भी चलाई। किसी ने घटना का वीडियो बनाया, जिसके बाद बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े। तो आज इस शो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।